किसने एक फोन किया किसे जो फोन नहीं उठा तो उत्तर प्रदेश का एक गठबंधन टूट गया। गठबंधन टूटने के वक्त दूसरे दल को पता ही नहीं था कि गठबंधन टूट गया है और सामने मीडिया इंतजार कर रही थी। जिस समय गठबंधन टूटा उस समय मैं आजमगढ़ के मंच पे था। मैंने खुद फोन मिलाया था ये पूछने के लिए कि आखिरकार ये गठबंधन क्यों तोड़ा जा रहा है और जो सामने प्रेस मुझे मंच के नीचे मिलेगी उसको मैं जवाब क्या दूंगा। वो कौन सा गठबंधन है जिसने केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में एक उम्मीद की लहर पैदा कर दी थी। वो दो दलों का नहीं दिलों का गठबंधन बन गया था। मगर वो कौन सी वजह है कि इतना बड़ा गठबंधन देखते देखते ध्वस्त हो गया। इसीलिए आपको याद होगा उस समय मैं कहता था कि सपा बसपा का गठबंधन ये देश की राजनीति को बदलेगा, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी रही जिसकी वजह से वो गठबंधन नहीं चल पाया। और बात बहुत छोटी आई है, किसने किसका फोन नहीं उठाया, किसने किसको फोन किया। वो कौन सा गठबंधन था जो 1956 और 1993 के बाद 2019 में एक नया रूप ले लिया था, लेकिन चंद दिनों बाद ही वो कैसे चकनाचूर हो गया। जो गठबंधन था वो ऐसा गठबंधन था जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी करना चाहते थे अपने जीवन काल में, वो नहीं कर पाए। और जिस समय मुझे सूचना मिली कि सपा बसपा का गठबंधन तोड़ दिया गया है, मेरे मंच में मेरे बगल में बहुत ही पुराने बहुजन समाज पार्टी के नेता बैठे थे। तो सबसे पहले मैंने उन्हीं से पूछा, मुझे अभी भी याद है मेरी बाईं तरफ बैठे थे वो। मैंने कहा अब क्या करें और क्या करना चाहिए हम लोग को। उन्होंने कहा कि हमें भी ऐसी धोखा मिला था, आपको भी धोखा मिल गया। क्या वजह है कि उसके बाद कौन सा गठबंधन बचा है और कौन सा गठबंधन टूट गया है। और आज जब इस गठबंधन के बनने और बिखरने की बात हो रही है तो क्या इसके तार 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ते हैं, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ते हैं और राजनीति के नए संकेतों से जुड़ते हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत भारी बदलाव लाने वाले हैं। आज की वीडियो में विस्तार से इन कहानियों और किस्सों के जरिए उस सबसे बड़े गठबंधन की दास्तां पर बात करेंगे, उसके बनने और टूटने पर बात करेंगे और आने वाले वक्त में उसके राजनीति के नेतार्थों पर बात करेंगे। स्वागत है आप सबका डॉक्टर लक्ष्मण यादव के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो वाकया यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को जो भी गौर से देखते समझते हैं जानते हैं, वो ये बात समझते हैं कि उत्तर प्रदेश आजादी के बाद से समाजवादी आंदोलनों का एक बड़ा केंद्र रहा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवादी राजनीति के एक प्रमुख हस्ताक्षर। राम मनोहर लोहिया के बाद समाजवादी आंदोलन, जनता दल परिवार, फिर उसके बाद उसकी टूटन, उसका बिखराव, इमरजेंसी और इसके बाद की राजनीति, लगभग 70 और 80 के दशक की राजनीति के बाद जब मंडल आंदोलन तक वो लड़ाई पहुंचती है तो समाजवादी पार्टी का गठन होता है। पहले बिना समाजवादी पार्टी के गठन के मुलायम सिंह यादव जी, मरहूम नेताजी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके होते हैं, लेकिन मंडल आंदोलन के दौर के बाद समाजवादी पार्टी का गठन करके वो मुख्यमंत्री भी बनते हैं। और उसके समानांतर अंबेडकरवादी आंदोलन की एक बड़ी प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश, पंजाब के रहने वाले महाराष्ट्र में नौकरी करने और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के विचारों से जुड़कर एक मिशन का रूप अख्तियार कर लेने वाले मान्यवर कांशीराम जब पूरे देश में बहुजन समाज को जागरूक करते हैं तो उनकी सबसे कामयाब राजनीतिक प्रयोगशाला अगर कोई होती है तो वो उत्तर प्रदेश होती है। पहले बाम सेफ DS4 होते होते बहुजन समाज पार्टी का गठन और उसके बाद वो दोनों धाराएं एक हो जगह पर मिलती हुई दिखती हैं। और वो वक्त है मंदिर आंदोलन का, जो मंडल आंदोलन के विरोध में आया था। इस देश की आजाद भारत की पटकथा जब आप समझने की कोशिश करेंगे तो मंडल आंदोलन एक विभाजन रेखा की तरह मिलेगा। मंडल के पहले का भारत कुछ और था और मंडल के बाद का भारत कुछ और मिलेगा। क्रिस्टोफ जेफले अपनी किताब का नाम ही जो मंडल आंदोलन और उसके बाद के राजनीतिक सामाजिक विमर्श पर आधारित है,
उसका नाम ही रखते हैं इंडिया साइलेंट रिवॉल्यूशन। एक खामोश क्रांति का नाम है मंडल आंदोलन। उसकी प्रतिक्रिया में आया कमंडल आंदोलन यानी मंदिर आंदोलन। और भारतीय जनता पार्टी उस समय सांप्रदायिक एजेंडे का रथ सजा करके, हिंदू बनाम मुसलमान की राजनीति के झंडे लगा करके, पूरे देश को बांटते हुए धार्मिक मसले को राजनीतिक मसला बनाकर मंडल के विरोध में कमंडल के दौर में प्रवेश कर चुके हैं। और बाबरी मस्जिद के ढांचे पर हमला, राम मंदिर आंदोलन, वह एक ऐसा दौर जिसमें कोई यह नहीं मान सकता था कि भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सकेगा। उस समय रोका अंबेडकरवाद और समाजवाद के एक राजनीतिक प्रयोग ने। मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए। हालांकि यह नारा उस समय जुबान पर था, आज कुछ सोच कर यह नारा पूरा नहीं बोला हूं, क्योंकि आप जानते हैं वक्त बदल गया। हक और सच की बात करने पर 4 साल से ज्यादा हो गया। उमर खालिद, जिसने अपने भाषण में केवल यह बोला था कि हम न्याय की लड़ाई को झंडा हाथ में लेकर, संविधान हाथ में लेकर लड़ेंगे, और 4 साल हो गया उमर खालिद जेल में है। कोई ट्रायल नहीं, बस औपचारिकताएं पूरी होती जा रही हैं। सजा भी नहीं सुनाई अभी तक, आरोप साबित भी नहीं हुआ। 4 साल से वो जेल में है और ऐसे कई लोग जेल में। तो वक्त बड़ा अलग है, विषय पर लौटते हैं। इसीलिए हमने संकेत में बोला। जैसे अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो समाजवादी पार्टी के मुखिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हिंदी दिवस पर, और उन्होंने कहा कि जब मठाधीश और माफिया में बहुत फर्क नहीं होता। इस बयान पर पत्रकारों ने कहा कि आपसे बड़े नाराज हैं साधु संत। तो उन्होंने इशारे में कहा कि ... उनको मारो जूते 4। इस वाले बयान पर खुश थे क्या? ये इनको मारो जूते 4। तब ये साधु संत कहाँ थे? पर कहाँ थे ये साधु संत? इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। और आजकल तो गूगल का जमाना है। आप मठाधीश का जो एक्सप्रेशन देख लो उसमें गूगल में, क्या गूगल के खिलाफ भी वो लोग जाएंगे कहीं और? क्या गूगल का भी धरना प्रदर्शन करके पुतला फूकेंगे आप? क्यों नहीं उस पर नाराज होते? गूगल करके देख लेना, क्या गूगल का भी पुतला फूकोगे? ह्यूमर और विट वाले नेता अखिलेश यादव। तो वैसे ही कुछ बातें इशारे में करनी चाहिए कि मिले मुलायम कांशी राम और हवा में उड़ गए ... वो वक्त एक प्रयोग का था। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में गठबंधन हुआ और मंदिर और मंडल आंदोलन के खिलाफ आए मंदिर आंदोलन के बाद भी बीजेपी बुरी तरह उसी उत्तर प्रदेश में हार गई जैसे 2024 में अयोध्या हार गई। इसको बीच बीच में कभी कभी सूत्रवाक्य की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अयोध्या बीजेपी हार गई 2024 के चुनाव में। तो वो जो राजनीतिक प्रयोग था उसकी पृष्ठभूमि बनी कि ये जो ओबीसी और दलित जातियों के बीच का एक रिश्ता है वो जाति के नाम पर जुड़ता भी है। बांटने वाली 1000 कोशिशों के सामने एक चीज है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को और समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को 1956 में करीब ला रही थी, और वो ये थी कि ओबीसी, दलित, बहुजन, वंचित, शोषित, पीड़ित, गरीब, मजदूर सब एक होकर के समाजवाद और अंबेडकरवाद को मिला करके एक राजनीति का प्रयोग करें। कुदरत ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को पहले हमसे छीन लिया। समाजवाद और अंबेडकरवाद का मिलकर एक राजनीतिक प्रयोग जो होना था वो अधूरा रह गया। डॉक्टर लोहिया अकेले पड़ गए। मानवर कांशीराम और मरहूम नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने इसका प्रयोग किया और कामयाब प्रयोग करके उत्तर प्रदेश की राजनीति में सांप्रदायिकता के रथ को रोका और इस देश के हाशिए पर ढकेल दिए गए वंचित, शोषित, दलित, पिछड़ों के हाथ में सत्ता आई। लेकिन जिनको इस गठबंधन से दिक्कत थी उन्होंने इस गठबंधन को तोड़ा और गठबंधन टूट गया। एक ऐसा गठबंधन जिसमें उम्मीद थी कि वो राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदल कर रख देगा। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इन दोनों की राजनीति में उस समय तक तो और ज्यादा सवर्ण वर्चस्व नेतृत्व में था। हर जगह उनके सवर्ण लोग ही थे। अपवाद में कहीं कहीं कोई दलित या पिछड़ा लीडरशिप पैदा हुई। तो मुलायम सिंह यादव एक पिछड़ी जाति के बीच से, एक किसान परिवार के बीच से एक ऐसा नेता जिन्होंने पूरे समुदाय को गोलबंद किया। मनोहर कांशीराम जिन्होंने 85% की राजनीति की और एक ऐसी एकता बनी जैसे लगता था कि हां ये वंचित, शोषित का भारत बनेगा।
अब उनके बीच से लोग पीएम, सीएम और डीएम बनेंगे और नारे बदल गए। वोट से लेंगे पीएम, सीएम, आरक्षण से एसपी, डीएम। नारे क्या गजब! रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, समाजवाद का नारा और अंबेडकरवाद का नारा, सब मिल करके एक ऐसा प्रयोग हो रहा था जो लंबे वक्त तक राजनीति को बदल देता। और इससे जो वर्चस्वशाली मुट्ठी भर तबका था वो डर गया, इसलिए उसने ये दो कांटे अपने पैर में महसूस किए। मैं आपको एक होमवर्क देके जाता हूं कि ये बयान किसका है कि मेरे पैर में मुलायम सिंह यादव और कांशी राम जैसे दो कांटे चुभते थे। पहले मैंने एक कांटे से दूसरे को निकाला और बाद में दूसरे को भी फेंक दिया। ये होमवर्क मेरा आपके लिए है कि आप कितना अपने देश और अपनी राजनीति को जानते हैं। ये बयान किस नेता का है जो प्रधानमंत्री भी हुए बाद में चलकर। तो एक हिंट और दे देता हूं कि वहां नुकीले पत्थर हैं, जमीन तो समतल करनी पड़ेगी पूजा करने के लिए। यह बयान भी उनका ही है। वो प्रयोग टूटा, सपा बसपा अलग हुई, फिर वो राजनीति जो कांटों की तरह दोनों को एक दूसरे, जो दोनों मिलकर के एक दिशा में, सत्ता की दिशा में जा रहे थे, वो दोनों को एक दूसरे के सामने लड़ा दिया। हालांकि फिर भी प्रकारांतर से सत्ता इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द घूमती रही और उत्तर प्रदेश की राजनीति के लगभग 2.5 दशक सपा बनाम बसपा के रहे, लेकिन लोग मुलायम सिंह यादव और मायावती जी ही मुख्यमंत्री बनते रहे। हालांकि मायावती जी और कांशीराम जी अपने कार्यकाल में ही, अपने जीवन काल में ही उस बीजेपी के साथ समझौता कर लेते हैं, क्योंकि लड़ाई सपा से छिड़ गई और उस लड़ाई की अलग अलग कहानियां हैं, किस्से हैं, उस पर न जाकर के वर्तमान पर लौटते हैं क्योंकि कहानियां फिर लंबी हो जाएंगी, लेकिन कहानियां हैं बड़ी दिलचस्प। ऐसी ऐसी कहानियां आपको मिलेंगी जिससे लगेगा कि ये गठबंधन तो हो ही नहीं सकता था, दोनों नफरत करते हैं। इस तरह की नफरत की कहानियों की बजाय जब थोड़ी गहराई में आप उतरेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि किसानों की, कमेरों की, वंचितों की, पिछड़ों की, दलितों की, अति पिछड़ों की एक ऐसी नायाब एकता बन रही थी जो इस देश पर हुकूमत करती। तो क्या इसको ऐसे ही बनने दिया जाता? क्या इसमें किस्से नहीं आएंगे? क्या इसमें कोई ऐसा कांड नहीं आएगा जिसको इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए कि उस कांड के बाद क्या बदल गया? तो बहुत बड़े बड़े कांड आएंगे। उन कांडों को नफरत की तरह, खाई को बढ़ाने के लिए इतिहास में बार बार दोहराया जाएगा और आज तक दोहराया जाता रहा। बहरहाल वो टूटा, बिखरा, लेकिन उसके बाद 2024 में जब बीजेपी की सरकार फिर से बनती है और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत और भी प्रचंड बहुमत से 2017 में बीजेपी की राज्य में सरकार बन जाती है और उसके बाद तुरंत उपचुनाव होता है गोरखपुर का और फूलपुर का, क्योंकि गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तमाम तिकड़मों से केशव प्रसाद मौर्य जो ओबीसी जाति के थे और प्रदेश अध्यक्ष थे, उनका चेहरा आगे था, पूजा वूजा करने जा रहे थे कि अब मुख्यमंत्री बनने जाना है क्योंकि हमने अपने चेहरे पर चुनाव जितवाया है बीजेपी को। ऐसी रेस में वो पिछड़ गए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन गए। तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बने जो फूलपुर से सांसद थे। इन दो सांसदों की सीट खाली हुई और उस पर हुए उपचुनाव। बहुजन समाज पार्टी लंबे समय से उपचुनाव नहीं लड़ा करती थी। आदरणीय मायावती जी 2012 तक मुख्यमंत्री थी, लेकिन जब 12 में चुनाव होता है तो बुरी तरह से वो चुनाव हार जाती हैं। बसपा बहुत कमजोर हो जाती है। 14 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के सांसदों की संख्या 0 पहुंच जाती है। यानी कल्पना करिए, जिस पार्टी के 2007 से 12 तक उत्तर प्रदेश में सरकार थी, वो 14 के चुनाव में 0 सांसद पर हो जाती है। बहुजन समाज पार्टी 17 के चुनाव में, उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में, जो 12 से 17 सपा की सरकार थी, अखिलेश यादव की 17 की चुनाव में वो सीटें घटकर लगभग 48 के आसपास आ जाती हैं और बहुजन समाज पार्टी संभवतः 19 सीटों पर सिमट जाती है। उपचुनावों का दौर आता है और एक चुपचाप गठबंधन हो जाता है कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कैंडिडेट न उतार करके सपा को समर्थन कर दिया गया। तो जो सीट सांसद की थी, योगी आदित्यनाथ की थी, जिसे वो कभी हारे नहीं थे, वहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण निषाद, जो बाद में चल करके कहीं और चले गए, जिसे सपा ने अपने सिंबल पर लड़ाया, और फूलपुर से
सपा के प्रत्याशी दोनों चुनाव जीत गए, यानी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की सीट पर बीजेपी चुनाव हार गई। और वो भी उस वक्त जब 14 में वो प्रचंड बहुमत से देश में सरकार बना चुकी थी और 17 में प्रदेश में बना चुकी थी। और वहां से एक सुगबुगाहट शुरू हुई कि क्या गेस्ट हाउस कांड के बाद जो खाई बन गई और उसके बाद लंबे वक्त तक जब राजनीतिक द्वंद्व चलता रहा तो सपा बसपा एक हो पाएंगे? क्या मुलायम सिंह यादव और मायावती एक मंच पर देख सकते हैं कभी? यह असंभव माना जाता था, असंभव। लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। अखिलेश यादव की तरफ से शुरुआत की बात सामने आती है, लेकिन मायावती जी की तरफ से दिल बड़ा करने की बात सामने आती है और गठबंधन हो जाता है 2019 के चुनाव में। वो ऐसा गठबंधन होता है जिसके लिए अमित शाह कहते हैं कि हमें और कहीं की चिंता नहीं है। यूपी में जो सपा और बसपा का गठबंधन हो गया, इससे हमें डर है। यानी 1956 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब समाजवाद और अंबेडकरवाद को मिलाकर एक नया राजनीतिक प्रयोग करने की आकांक्षा रखते थे, जो अधूरा ख्वाब था, और जिस अधूरे ख्वाब को अगले चरण में पहुंचाने की जिम्मेदारी माननीय कांशीराम और मरहूम नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने की थी 1993 में, उसका तीसरा पड़ाव पड़ना था 2019 में, जब अखिलेश यादव आदरणीय मायावती जी इन दोनों का गठबंधन होता है। और उस गठबंधन का जो सबसे शानदार दृश्य था कि अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आज से आदरणीय मायावती जी का सम्मान मेरा सम्मान और आदरणीय मायावती जी का अपमान मेरा अपमान। केवल गठबंधन दो दलों का नहीं हुआ था, वो 19 का गठबंधन दो दलों का गठबंधन था, दो समुदायों का था, भारत के भविष्य का गठबंधन था। इस देश में जो भी सामाजिक न्याय का पैरोकार व्यक्ति है वो इस गठबंधन से खुश था, भले ही मुट्ठी भर लोग उस गठबंधन से बेपनाह डर गए और उसको तोड़वाने के लिए लग गए। जमीन पर कई तरह के भ्रम फैलाए गए। एक मंच सजा जिस मंच पर आदरणीय नेताजी बैठे हुए हैं, आदरणीय मायावती जी आ रही हैं और एक दूसरे को नमस्ते होती है। उस मंच से खड़े होकर आदरणीय मायावती जी ने कहा कि बहुत अध्याय बीते हैं पुराने सपा और बसपा की लड़ाइयों के, लेकिन अब सब भूल करके, सब माफ करके अब हम एक होकर के आगे आ गए हैं। और उस मंच पर आदरणीय नेताजी ने जब आदरणीय मायावती जी के लिए कहा कि इनका सब लोग सम्मान करना, इनका सम्मान मेरा सम्मान है, भारत की राजनीति पर उन तस्वीरों का गहरा असर पड़ गया था। खाइयां जो स्वाभाविक रही होंगी, जमीन की लड़ाई रही होगी, गांव मोहल्ले की लड़ाई रही होगी दलित और ओबीसी समुदायों में, ऐसा लगा कि किसी ने उन खाइयों को पाटना शुरू कर दिया है। कई अंतर विरोध कम होने लगे और क्या गजब का दृश्य था। पुराने मुकदमे गेस्ट हाउस कांड के वापस लिए गए, खाइयां पट गईं, दोनों नेताओं ने एक दूसरे का सम्मान किया। डिंपल यादव जी ने पैर छुए थे आदरणीय मायावती जी के और आदरणीय मायावती जी ने बहू की तरह आशीर्वाद दिया, परिवार बन गया था। और आदरणीय मायावती जी ने बाकायदे ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, जैसे अखिलेश यादव जी ने कही कि उनका अपमान मेरा अपमान माना जाएगा, वैसे ही मायावती जी ने कहा कि अखिलेश हमारे हैं और डिंपल को हम अपनी बहू की तरह। ये भाषा एक जैसे लगता है परिवार का सदस्य है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब से बीएसपी व सपा का गठबंधन हुआ है तो तब से खासकर सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव व उनकी पत्नी श्रीमती डिंपल यादव भी मुझे पूरे दिल से व पूरे आदर सम्मान से अपना बड़ा व आदर्श मानकर मेरी बहुत इज्जत करते हैं। और हमारे ये रिश्ते केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ही नहीं बने हैं, बल्कि ये रिश्ते आगे भी हर सुख दुख की घड़ी में हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे। लेकिन वो बात अचानक चुनाव परिणाम जब आते हैं, समाजवादी पार्टी जो 14 में 5 सीटों पर थी वो 19 में भी 5 पर ही रह जाती है। डिंपल यादव भी चुनाव हार जाती हैं और बसपा 0 से 10 पे पहुंच जाती है। यानी चुनाव परिणाम मन मुताबिक नहीं थे।
एक चुप्पी थी, एक खामोशी थी, और अचानक उसमें गठबंधन टूटने की खबर आ जाती है चंद दिनों के बाद ही। और आज मैं इसको इसलिए दोहरा रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक बुकलेट छपाई गई है जिसमें इस बात की सफाई देते हुए बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कहा गया है कि चुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव ने फोन उठाना बंद कर दिया, इससे गठबंधन टूट गया। सतीश चंद्र मिश्रा जो बसपा के बड़े नेता माने जाते हैं, उन्होंने भी कहा कि मैंने फोन किया, बहन जी ने फोन किया, बहन बात हो नहीं पाई, इसलिए गठबंधन टूट गया। और जब ये बात पत्रकारों ने अखिलेश यादव से पूछी तो उन्होंने कहा कि मैं तो आजमगढ़ के एक साझा मंच पर बैठा हुआ था, मेरे बाईं तरफ बसपा के नेता बैठे हुए थे, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज हुई है, जिसके लिए आज ये पूरी बातचीत मैं आपसे साझा कर रहा हूं, फिर से पत्रकारों ने पूछा तो अखिलेश यादव ने कहा कि मेरे बगल में बाएं जो बैठे थे बसपा के नेता, मैंने उनसे पूछा कि ये मैं क्या सुन रहा हूं कि गठबंधन टूट गया, हमें तो पता ही नहीं, कम से कम कुछ वजह तो बता दो, नीचे मीडिया वाले होंगे, मैं उन्हें जाकर क्या बोलूंगा कि क्यों गठबंधन टूट गया। क्या वाकई एक फोन कॉल न उठने से, एक दिन दो दिन संपर्क न होने से इतना बड़ा गठबंधन, राजनीति की आजाद भारत की प्रयोगशाला का सबसे बड़ा गठबंधन यूं ही टूट जाएगा? उस समय भी यह आरोप लगा और बाद में भी लगा कि वोट ट्रांसफर नहीं हुए। बसपा वोट ट्रांसफर कराने वाली एक पार्टी है। तो दूसरी तरफ से यह सवाल पूछा गया कि अगर वोट ट्रांसफर होने थे तो डिंपल यादव जी चुनाव क्यों हार गई, और बसपा 0 से 10 पे पहुंच गई और सपा 5 की 5 ही रही। बहाने बहुत मिलेंगे, लेकिन आज भी उस गठबंधन के टूटने के बाद से 2022 का चुनाव भी हुआ। 2022 के चुनाव में बहुत ताकत से समाजवादी पार्टी लड़ी, 24 के चुनाव में लड़ी, और 24 के चुनाव में अब तक की अपने इतिहास की सबसे बड़ी जीत हासिल करती है, 37 सीटें जीतती है। बहुजन समाज पार्टी लगातार कमजोर होती जाती है। 22 के चुनाव में भी अकेले एक उमाशंकर सिंह विधायक बनते हैं, जिनके बारे में वहां के लोग कहते हैं कि वो बहुत अलग वजहों से अपने दम पर बन गए। बाकी बसपा का कोई विधायक नहीं बन पाता, और 24 के चुनाव में फिर से बसपा का कोई सांसद नहीं चुनाव जीत पाते। जबकि चंद्रशेखर आजाद, जिनके साथ फिर से सपा आरएलडी और चंद्रशेखर का गठबंधन एक उपचुनाव में हो चुका था, और उस उपचुनाव को यह गठबंधन जीत भी गया था, लेकिन 22 में भी चंद्रशेखर आजाद से गठबंधन नहीं हो पाया, 24 में भी नहीं हो पाया। लेकिन चंद्रशेखर आजाद आज संसद में है और बसपा का कोई प्रतिनिधि नहीं है। और उसके बाद फिर से 27 की तैयारी हो रही है। बसपा फिर से अपने वोटरों को गोलबंद कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया SC/ST के अंदर उपवर्गीकरण का मुद्दा एक बहाना बना, और बसपा फिर से सड़क पर उतरी। दो दशक बाद बसपा फिर से कोशिश करेगी कि हम अपनी जमीन को मजबूत करें। और लेकिन सवाल लोग पूछते हैं कि बसपा के सारे हमले आदरणीय मायावती जी जब करती है तब तो वो एक लाइन में बसपा, भाजपा, कांग्रेस, सपा सब पर हमलावर होती हैं। पिछले दिनों एक वाकया ऐसा हुआ जो फिर से राजनीति में एक बदलाव लाने की कोशिश करता हुआ दिखता है। एक भाजपा के प्रवक्ता ने टीवी चैनल पर बैठ करके आदरणीय मायावती जी के खिलाफ कुछ बोला। आदरणीय अखिलेश यादव ने तुरंत उसका खंडन करते हुए, निंदा करते हुए और उसकी आपत्ति दर्ज की, कठोर आपत्ति दर्ज की सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर। फिर उसके बाद मायावती जी की तरफ से आभार आया कि सपा प्रमुख का आभार। फिर उसके बाद अखिलेश यादव जी की तरफ से ट्वीट आया, आभार का धन्यवाद। ऐसे में 22 का चुनाव भी आप देखेंगे, 22 के चुनाव हो चाहे 24 के चुनाव हो, बसपा का के ऊपर राजनीतिक रूप से बयान भले सपा के नेताओं का आ गया होगा, लेकिन जब पूछा गया अखिलेश यादव से तो उन्होंने कहा कि मायावती जी हमारे परिवार की बड़ी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, उन पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। तो 19 के गठबंधन के टूटने के बाद अखिलेश यादव ने एक चीज नहीं टूटने दी थी, वो अंबेडकर और लोहिया की विचारधारा, और उसी को अगले संस्करण में उन्होंने नाम दिया PDA। और उसी PDA की वजह से 22 में जो ख्वाब अधूरा रह गया, 24 में देश को बीजेपी के हाथों पूरी तरह से प्रभाव में जाने से बचा लेने का काम अखिलेश यादव के PDA ने कर दिया, जो असल में डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया का गठबंधन है, समाजवाद और अंबेडकरवाद का गठबंधन है।
संविधान का एक उम्मीद भरा हुआ स्लोगन बन गया है पीडीए। और ऐसे में अगर सपा अपने पीडीए को 27 के चुनाव में मजबूत कर लेती है, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले से लेकर के कई वजहें, उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर से लेकर के दमन, शोषण, अन्याय, अत्याचार बढ़ता गया और योगी आदित्यनाथ की छवि ऐसे ही धूमिल होती गई, तो 27 के चुनाव में सपा को बहुत बड़ा मकसद पूरा होता दिखेगा। सपा सरकार बना सकती है और बहुजन समाज पार्टी अगर अपने कोर वोटर को गोलबंद कर लेती है तो 27 के बाद हो सकता है उत्तर प्रदेश में फिर से एक दौर आए कि पक्ष में और विपक्ष में सपा और बसपा हों। लेकिन इसके लिए जरूरत इस बात की है कि दोनों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि भाजपा उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है या नहीं, भाजपा संविधान विरोधी है या नहीं। और ऐसे मौकों पर जब जब बहुजन समाज चाहता है कि संविधान और आरक्षण भाजपा के राज में सुरक्षित नहीं है, तो बसपा को यहां क्लियर करना होगा, क्योंकि सपा उससे लड़ती हुई दिख रही है। और अगर यह हुआ और भाजपा उत्तर प्रदेश में हाशिए पर गई, जिसके आसार ठीक ठाक दिख रहे हैं, तो 27 के बाद के उत्तर प्रदेश का दौर फिर से सपा और बसपा के पक्ष और विपक्ष का दौर हो सकता है। और अगर ऐसा न हुआ तो समाज इस बात की पड़ताल करेगा कि संविधान, सामाजिक न्याय और पीडीए या समाजवाद और अम्बेडकरवाद का भविष्य कहां सुरक्षित है। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।